नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिकी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जानकारी, उड़ान आईएएस एकेडमी 9 वर्षों की निरंतर सफलता को बनाए रखते हुए इस बार पुनः आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री हेतु ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपको कुल 51 टेस्ट प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 5100 और इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, उड़ान समसामयिकी विशेषांक अब आपके नजदीकी बुक डिपो में उपलब्ध हो चुकी है। आप सभी को विदित है कि छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी परीक्षाओं में लगभग 10% से ऊपर जो वेटेज है वो करंट अफेयर्स पर होता है, समसामयिक घटनाओं पर होता है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उड़ान समसामयिकी विशेषांक तैयार किया गया है, जो कि अब राज्य के प्रमुख बुक डिपो में क्या है उपलब्ध है। आप इसे जल्द से जल्द परचेस करके अपने तैयारी में और क्या कीजिए, ऐड कीजिए। दोस्तों, आज की कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है, पिछले 2 वर्षों में राज्य में निवेश हेतु कितने एमओयू साइन हुए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी के भाषण से ये एक प्रश्न उठाया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में जब से राज्य सरकार का अभी वर्तमान गठन हुआ है, तब से 2 वर्ष की पूरे कार्यकाल के दौरान अभी तक कुल एमओयू साइन हो चुके हैं। ठीक है, वो कितने हुए मैं बताता हूं आपको। ठीक है, हाउ मेनी MOUs have been invested in the state in the last 2 years। दोस्तों, MOUs का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब यदि कोई कंपनी किसी अन्य संस्था से, कंपनी से, राज्य से क्या करती है, समझौता करती है, तो उसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में 2 साल के भीतर 103 कंपनियों ने क्या किया है, राज्य सरकार से MOU साइन कराया, जिसके तहत वो छत्तीसगढ़ में क्या करने वाली है, निवेश करने वाली हैं। ठीक है, अच्छा खासा निवेश है ये, लगभग 45,000 करोड़ से ऊपर का निवेश होगा यहाँ पास और इसके तहत लगभग 65,000 यहाँ पास क्या होंगे, जॉब क्रिएट होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये MOU जो साइन होता है, ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा काम हो चुका है, यहाँ पास कई सारे और यहाँ पास ठीक है टेक्निकल काम करने होते हैं जो अभी बाकी हैं, लेकिन यहाँ पास ये आश्वासन मिल जाता है कि ये कंपनियां अब क्या होंगी, इस राज्य में निवेश करेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 वर्षों के भीतर अभी तक कितने MOU साइन हो चुके हैं, 103। मतलब ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, 103 MOU साइन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का क्या है, जन्म दिवस है। ठीक है, तो उनके ऊपर एक क्वेश्चन है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने नव युवक सभा की स्थापना की थी, कब की थी ये बताना है हमें। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी फाउंडेड द यूथ असेंबली इन विच ईयर। ठीक है, कौन से साल में इनकी स्थापना की गई थी इस सभा की। ठीक, ठाकुर प्यारेलाल सिंह से आप सभी विदित ही होंगे कौन है ये। ठीक, सहकारिता पुरुष है ये, हमारे यहाँ सहकारिता आंदोलन के जनक रहे हैं। ठीक, राजनांदगांव से थे और इन्होंने जितने भी मिल मजदूर आंदोलन उसमें पार्टिसिपेशन किया है, अग्रणी रहे थे ये। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो नव युवक सभा है उसकी जो स्थापना किए थे उन्होंने, वो हुआ था 1918 में। ठीक है, 1918 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, 1918 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी है किससे, हमारे एक क्रांतिकारी जी से है। ठीक है, उनका भी आज क्या है, बर्थडे 21 दिसंबर को। ठीक, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, आपको बताना है यहाँ पास कि 1930 में धमतरी में सत्याग्रह आश्रम जो स्थापित हुआ था, उसके संचालन में अग्रणी कौन थे। ठीक है, स्थापना में भी अग्रणी और उनके संचालन में, उनके कर्ता धर्ता में अग्रणी कौन थे यहाँ पास। लीडिंग इन द ऑपरेशन ऑफ सत्याग्रह आश्रम इन धमतरी इन 1930। ठीक, पहला ऑप्शन है हमारे पास पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, दूसरा है नथुजी जगताप, तीसरा है नारायण राव मेघावाले। अच्छा, मेघावाले, ठीक है, ठीक, ये उनका सरनेम नहीं था, मेघा एक गांव है वहीं पास, उसके नाम से मेघावाले के नाम से ये फेमस थे वहां पास। ठीक है, एक्चुअली में ये क्या थे, मराठा थे, है ना। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास श्यामलाल सोम जी। ठीक है दोस्तों, तो जो सत्याग्रह आश्रम था उसमें हमें पता है कि एक मात्र नाम और बहुत बड़ा नाम आता है, वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, जिनका आज क्या है, जन्म दिवस भी है। तो पंडित सुंदरलाल जी शर्मा ही क्या थे, हमारे आश्रम के संचालन करता थे वहां पास, उनके कर्ता धर्ता वही था, अग्रणी थे उसमें, है ना। इन्होंने एक और सत्याग्रह आश्रम बनाया था, वो कहाँ बनाया था, वो बनाया था रायपुर में। रायपुर में इन्होंने इसका पहली बार प्रयोग किया था 7 फरवरी 1921 में। ये जो बनाया था वो किसके लिए था, असहयोग आंदोलन में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए कि सत्याग्रह कैसे किया जाए। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जी को यह विदित हो चुका था, आभास हो चुका था कि लोग अभी तैयार ही नहीं है, सत्याग्रह उनको क्या होता है, कैसे होता है, ये जानते ही नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की और वहां पर लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार का प्रयोग फिर से किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान।
ठीक, 1930 में फिर से एक सत्याग्रह आश्रम कहाँ बनाया जाता है? धमतरी में बनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे हम बिहान मिशन के नाम से भी जानते हैं, में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात है। ठीक, प्रश्न पूछने का औचित्य यह है क्योंकि अभी इसका एक डाटा रिलीज किया गया है और उस डाटा में यह बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ में बिहान योजना चल रहा है, मतलब जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे, लगभग 130 करोड़ का क्या हो चुका है, लोन दिया जा चुका है किसको? ग्रामीण क्षेत्रों में, बस्तर जिले के लिए केवल, ये बस्तर संभाग का है, बस्तर जिले के साइड का है, पूरा डाटा है। ठीक है, तो ये प्रश्न उठता है कि ये जो योजना चल रही है उसमें राज्य का हिस्सेदारी और केंद्र का हिस्सेदारी कितना है? ठीक, बात सही समझ में आ रहा है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, रूरल क्षेत्रों के लिए है, लाइवलीहुड के लिए है, आजीविका के लिए, उनके कामकाज के लिए है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बिहान योजना, जिसको हम कहते हैं? तो दोस्तों इसमें जो सेंटर देगा वो है 60% और जो राज्य देगा वो है 40%। मतलब इस योजना में जितना भी खर्च आता है उसका 60% और 40% किसके हाथों में है? सेंटर और स्टेट के हाथों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? यहाँ पर उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के तहत बेचे जा रहे वर्मी कंपोस्ट का नाम क्या है? ठीक है, सभी लोग जानते हैं गोधन न्याय योजना, सभी लोग यहाँ से विदित है कि गोधन न्याय योजना क्या है, ठीक, कब चालू किया गया था। ठीक, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं आपको कि गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। अब इस दिन गोधन न्याय योजना शुरू किया गया, अपने आप में अनूठी योजना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास गोबर को धन माना गया है। ठीक है, गोधन योजना, ठीक, यहाँ पास गोबर खरीदी की जाएगी 2 रुपए किलो में सभी लोगों से। ठीक है, गौठानों में 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा और इससे बने हुए खाद को क्या किया जाएगा? 10 रुपए किलो बेचा जाएगा। पहले ये 8 रुपए था। ठीक, कुछ दिन पहले की कड़ी में मैंने आपको बताया कि इसका रेट क्या हो चुका है, 8 से 10 रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर 10 रुपए किलो क्या है? गोबर बेचा जाएगा। अब जो ये गोबर का खाद जो बेचा जा रहा है, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, उसका नाम क्या है? वो किस नाम से बेचा जा रहा है, उस पर क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्मी कंपोस्ट बीइंग सोल्ड अंडर द गोधन न्याय योजना? ठीक, पहला ऑप्शन है गोधन खाद कंपोस्ट, दूसरा ऑप्शन है जैविक वर्मी कंपोस्ट, तीसरा है पशुधन कंपोस्ट और चौथा ऑप्शन है गोधन वर्मी कंपोस्ट। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है गोधन वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, गोधन वर्मी कंपोस्ट के नाम से इसे बेचा जाएगा। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए गोधन वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में कितने स्लम क्षेत्र को चिन्हांकित किया गया है? ठीक है, राज्य में क्या हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में जितने भी स्लम पाए जाते हैं उनमें क्या है, ये स्वास्थ्य योजना चलानी है। जो कब शुरू हुआ था? बापू का जन्मदिन था 2 अक्टूबर 2019 को ये योजना क्या थी? शुरू की गई थी। ठीक है, 150वीं जयंती में। ठीक, गांधी जी की 150वीं जयंती में से शुरू किया गया। ठीक, और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जितने भी स्लम है वहां पर जा जाके मोबाइल यूनिट मतलब एक क्या होगा? बस होगा, गाड़ी होगा, जिसमें डॉक्टर की टीम होगी, बहुत सारे किट होंगे और वहां पर वो जाएंगे शहरी क्षेत्रों के स्लम क्षेत्र में और वहां जाकर क्या करेंगे? निःशुल्क इलाज करेंगे, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करेंगे, कुछ जांच करेंगे, ये सब वहां पर चल रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितने स्लम में जाएंगे ये। हाउ मेनी स्लम एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द चीफ मिनिस्टर अर्बन स्लम हेल्थ स्कीम ऑपरेटेड इन द स्टेट? ठीक है, तो इसका जो उत्तर यहाँ पर बताया गया है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा डाटा गया है, वो है 13 शहरी क्षेत्रों में 1619 स्लम क्षेत्र। 13 शहरी क्षेत्र में 1619 स्लम क्षेत्र है। उसमें से भी सबसे ज्यादा स्लम क्षेत्र कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है, रायपुर में ही होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा शहर यहाँ कौन है? अभी रायपुर है यहाँ पास। तो यहाँ पास 241 क्या है? स्लम क्षेत्र है रायपुर में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1619 स्लम क्षेत्र होंगे। और ये मोबाइल व्हीकल की संख्या कितनी है? 120 है मोबाइल यूनिट। ठीक है, 120 मोबाइल यूनिट है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जितने भी डाटा है मैंने आपको यहाँ पर बताए। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट डाटा के आधार पर है कि भारत सरकार द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार राज्य में मातृत्व मृत्यु दर है कितनी है? मतलब हमको बताना है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कितनी है, कहाँ? स्टेट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू डाटा रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मोर्टेलिटी रेट इन द स्टेट इज पर लाख, मतलब 1 लाख में बताना 1 लाख में कितनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो उसका उत्तर आप मार के आ जाएंगे कितना? 141, जो कि गलत है। ठीक है दोस्तों, 141 इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पास नए आंकड़ों को वो पूछ रहा है, नए आंकड़े बदल चुके हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि उड़ान आईएएस एकेडमी के आप क्या कीजिए, वहां पास नए डाटे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वहां पास आपको मिलेंगे। नया डाटा के अनुसार 159 इकोनॉमी सर्वे 2019-20,
ये अभी तक लेटेस्ट माना जाता है कि इसमें जो दिया है वो सत्य है। ठीक है, इसके अनुसार तो कितना है 141 है, जो कि गलत हो जाएगा। नए डाटा के अनुसार 159 होगा आंसर। कितना है 159। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान समय में कितना है हमारा क्या मातृत्व मृत्यु दर, वो कितना है 159। दोस्तों इसी प्रकार से शिशु मृत्यु दर भी क्या हो चुका है, ठीक है, बढ़ चुका है। पहले हम क्या पढ़ते थे 38, ठीक है 38 है यहाँ पर प्रति हजार, लेकिन अब वो बढ़कर हो चुका है 41। ठीक है, तो ये नए डाटा भी आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर आप उड़ान IAS अकेडमी के पेज नंबर 53 में देखेंगे जो कि समसामयिकी घटनाओं पर है, उसमें आपको ये नया डाटा आपको अवेल होगा। ठीक है, तो नया डाटा आप याद रखिएगा। इस प्रकार के डाटा जो कि लास्ट में निकालता है गवर्नमेंट, उसे वो पूछता अवश्य है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के डाटा है ना, कोई प्राइवेट कंपनी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दे रहा है इस डाटा को, इस डाटा को गवर्नमेंट दे रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा से ऐसा ट्रेंड चलते आ रहा है। जैसे पिछले बार 1 का डाटा पूछ दिया, रीजन कि नवंबर के आसपास वो डाटा आया था, हमारे इकोनॉमी सर्वे में 4 दिया था, लेकिन वो जो 1 का डाटा आया था क्षेत्रफल वो 3 ले लिया। हालांकि ये विवाद का विषय है कि 3 है या अभी भी 4 है, लेकिन उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा को लिया 3 आंसर। ठीक, तो इस प्रकार के डाटा जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत काम के होते हैं। जो डाटा दिया है उसको हमको सत्य मानकर चलना होगा। तो इसके हिसाब से 41 आप शिशु मृत्यु दर को कर लीजिएगा और मातृत्व मृत्यु दर को 159 कर लीजिएगा। तो आंसर क्या है 159। अगला प्रश्न हमारा, राम वनगमन पथ के तहत विकसित स्थल कंक ऋषि आश्रम किस जिले में स्थित है। ठीक, हमें बताना है कि जो कंक ऋषि आश्रम है वो किस जिले में से, इन विच डिस्ट्रिक्ट द साइट कंक ऋषि आश्रम डेवलप अंडर द राम वनगमन पथ। पहला ऑप्शन नारायणपुर जी नहीं, दूसरा कोंडागांव, ये भी नहीं है उत्तर। बलौदा बाजार भाटापारा के आंसर नहीं, उत्तर है हमारा कांकेर। ठीक है, कांकेर डिस्ट्रिक्ट में क्या है कंक ऋषि आश्रम यहाँ पास स्थित है। याद रखिए क से कंक, क से कांकेर। ठीक है, याद रहेगा, आसान क्वेश्चन है। राम वनगमन पथ मैं कवर पूरा कर दूंगा यहाँ पास, जो नए यहाँ पास नाम सुनने को मिल रहे हैं। ठीक, बुक कौन लिखा था जिसके आधार पर ये सब हो रहा है, ये हो रहा है मन्नूलाल यादव जी के बुक के आधार पर। 51 यहाँ पास चिन्ह किए गए हैं इस योजना के तहत। उन्होंने कितने बताए थे 75। ठीक है, योजना में कितने हैं 51, प्रथम चरण में कितने हैं 9। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं हर बार की कड़ी में, ठीक, भूलिएगा नहीं आप। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यटन क्षेत्र झोझा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को पहले बनाते 28 जिला गठित होने से पहले, तो आप आंसर बिलासपुर मार के आ जाते, जो कि पूर्णतः गलत है। द टूरिज्म जोन झोझा फॉल्स इन लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो इसका उत्तर होगा गोरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, जो अभी नवीन गठित जिला है हमारा 28वां जिला है, वो गोरेला पेंड्रा मरवाही है। और इस जिले में ही क्या स्थित है, झोझा जलप्रपात स्थित है। तो याद रखिएगा झोझा जलप्रपात हमारा कहाँ होगा, ये होगा गोरेला पेंड्रा मरवाही में। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न, जो कि कड़ी का अंतिम प्रश्न भी है, और इसे आप कहाँ आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में करते हैं। अच्छा है कि आप इसको ट्राई कर रहे हैं। ठीक, कल के वाले में आपने पूरा का पूरा लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया, और कल जो जिला था वो था हमारा कौन सा, बिलासपुर जिला। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि बिलासपुर जिले में वर्तमान समय में तहसील की संख्या हो चुकी है 8। बिलासपुर को मैं BSP लिख रहा हूं। ठीक है, तो वर्तमान में अगर मैं तहसील की बात करूं तो वो है कितनी 8। ठीक, वर्तमान में ये तहसील कितना है 8 है। और अगर मैं विकासखंड की बात करूं तो वो 4 है केवल। विकासखंड कितना है 4 विकासखंड है। तो तहसील कौन कौन सा है मैं यहाँ पास पूरा लिख रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पास तखतपुर, बिल्हा, मस्तूरी, कोटा और बिलासपुर। ठीक, ये 5 तहसील पहले हुआ करते थे। कब से पहले 11 नवंबर से पहले। 11 नवंबर से पहले ये तहसील कितने थे 5 थे। फिर यहाँ पास 3 और तहसील ऐड हो चुके, जो 23 तहसील बना था उसमें 3 ये बिलासपुर में थे, और वो थे सकरी, रतनपुर और बेलगहना। तो ये सब मिलाकर अब कितने हो गए यहाँ पास 5 और 3 8। तो यहाँ पास टोटल तहसील की संख्या कितनी है दोस्तों, वो है 8। अगर मैं बात करूं विकासखंड की, तो विकासखंड है तखतपुर, बिल्हा, मस्तूरी और कोटा। जी हाँ, बिलासपुर विकासखंड नहीं है, केवल ये क्या है तहसील है, ये विकासखंड नहीं है। ठीक है, तो हमारा केवल 4 विकासखंड है और 8 तहसील है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बिलासपुर का डाटा। अगला क्वेश्चन इसी क्या है कि कोरबा जिले में तहसील पुनर्गठन के पश्चात तहसील की संख्या बताइए। व्हाट इज द नंबर ऑफ तहसील इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट आफ्टर तहसील रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ऑप्शन वही है 5, 6, 7 और 8। तो इसका उत्तर आप कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। दोस्तों
हमारी आज की कड़ी का ये रहा आंसर की। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि इस हमारी पहल का अधिक से अधिक लोगों तक क्या हो सके, लाभ पहुंच सके। इसी आशा के साथ मैं मिलता हूं आपसे कल की कड़ी में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।